बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मायसीनिया ग्रेविस के बारे में कि हमने मायसीनिया ग्रेविस की हिस्ट्री कैसे देनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने हिस्ट्री में ज़रूर पूछनी है, जिनको एवेल्यूएट करना है और जिनकी बेसिस पे हमने डायग्नोसिस और मैनेजमेंट प्लान देना होता है। अगर मायसीनिया ग्रेविस पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। सो मायसीनिया ग्रेविस बेसिकली क्या है कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। इसके अंदर ऑटोइम्यूनिटी का फेनोमेना होता है, ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि आपके पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे अगेंस्ट काम करती हैं और उनकी जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे आपकी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इफेक्ट होती है और पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। इसके सिम्टम्स को कैटेगराइज करें तो आपके या तो ऑकुलर सिम्टम्स होते हैं या फिर बल्बर सिम्टम होते हैं या फिर जनरलाइज बॉडी के सिम्टम होते हैं। अगर ऑकुलर सिम्टम की हम बात करें तो उसके अंदर टिपिकली डिप्लोपिया आता है, टोसिस आती है और स्क्विंट आता है। अगर हम बल्बर सिम्टम की बात करें तो उसके अंदर जो है वो डिसार्थी चोकिंग हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है या फिर आपको जो है वो डिसार्थ्रिया हो सकता है या फिर निज़ैलिटी और हाइपरनिज़ैलिटी होती है या नेजल वॉइस हो सकती है। अगर सिस्टमिक फीचर की बात करें तो उसके अंदर जनरलाइज बॉडी वीकनेस आ सकती है और इवन सीवियर केसेस के अंदर आपकी रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट भी आ सकती है। तो डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आता है। अब एग्जाम में या तो आपका फर्स्ट टाइम का केस प्रेजेंटेशन वाला केस आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके पास एक ऐसा केस आएगा जो पहले भी मल्टीपल टाइम एडमिट रह चुका है। तो उस सूरत में डेफिनेटली आपने एक तो उसको एस्टेब्लिश करना है कि वो मायसीनिया, और फिर आपने देखना है कि वो बार बार क्या क्या मसाइल आते रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट उसको मिल चुकी है, किस किस मेंटेनेंस ड्रग पे वो जा चुका है और कौन कौन सी उसको इंडक्शन थेरेपीज मिली हैं, तो उसको अपने एट डिटेल बना के देखना है। तो अगर आपके पास कोई फर्स्ट टाइम का केस आएगा तो डेफिनेटली वो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पेशेंट बार बार आ रहा है तो उस वक्त में फिर आपने हर जो उसकी कम्प्लिकेशन है, हर जो एडमिशन है उसको भी डॉक्यूमेंट करना है जो कि सिग्निफिकेंट है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली ऐसे में पेशेंट मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो ओकुलर सिम्टम के साथ आता है। तो आपके उसके जो टिपिकल सिम्टम क्या आएंगे कि आपकी टोसिस मोस्ट कॉमन सिम्टम है, तो उसकी आंखें गिर जाती हैं। आपने पूछना है कि एक साइड या दोनों साइड, तो जो स्टार्ट एक साइड से होता है और फिर इवेंचुअली दूसरी साइड भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है। आपने उसे टोसिस का पूछना है, उसे डिप्लोपिया का पूछना है कि उसको दो नजर तो नहीं आता। आपने उसे स्क्विंट का पूछना है कि उसकी आंखों में ढेड़ापन या भेगापन तो नहीं आता। और साथ में आपने उसका पूछ लेना है कि उसमें डायरिया वेरिएशन है कि नहीं। जब बच्चा सुबह उठता है तो उसकी आंखें कैसे होती हैं, दोपहर को जब बच्चा सोता है तो सो के जब उठता है तो उसकी आंखें कैसे होती हैं, और जब शाम को होता है तो उसकी आंखें कैसे होती हैं, तो कितना कोई फर्क मिलता है इसमें। इसलिए आपने बल्बर सिम्टम पूछ लेने हैं कि बच्चों को जो है वो खाना खाते हो चिबाने का मसला तो नहीं है, निगलने का मसला तो नहीं है, चबाते हो थक तो नहीं जाता, बात करते हो थक तो नहीं जाता, बात करते हो अड़ता तो नहीं है। तो ये सारे आपके बल्बर सिम्टम आ जाते हैं। अगर हम जनरलाइज की बात करें तो आपने से पूछ लेना है कि बच्चा चलते हो थक तो नहीं जाता, कितना देर चल लेता है, कितनी देर चलने के बाद बच्चा थक जाता है, नीचे से बैठे से उठने में मसला तो नहीं हो रहा उसको, और बच्चे का सांस तो नहीं फूलता। अगर हम रेस्पिरेटरी सिम्टम की बात करें, और सांस कब फूलता है, बैठे हुए सांस फूलना शुरू हो जाता है या फिर उसको जब वो चलता है या बहुत दौड़ भागता है तो तब सांस चढ़ता है। तो इस तरह आपने सिम्टम पूछ भी लेने हैं, उनको कैटेगराइज भी कर लेना है और आपने हर सिम्टम की डायरियल वेरिएशन जरूर पूछनी है और पूछ लेना है कि उसकी जो है डिफरेंट ट्रिगर्स लाइक जो एक्टिविटी है, लाइक इन्फेक्शन है, उससे ये चीज़ें वर्स तो नहीं होती। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को पूछ लेना है। जब आपको ये सिम्टम्स भी यही मिले, लाइक उसको सिम्टम ऑकुलर है, बल्बर है या सिस्टेमिक है, उसका टिपिकल डायरियल वेरिएशन आ रही है, तो डेफिनेटली मायसीनिया ग्रेविस आपका टॉप के ऊपर आ जाता है। तो उसी पॉइंट पे आपने उससे जो है उसका डिफरेंशियल दैट इज वेरी क्लोज टू मायसीनिया ग्रेविस, दैट इज कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम, उसका पूछ लेना है। अब कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम के अंदर क्या चीजें आती हैं, उसके अंदर भी डेफिनेटली बाकी चीजें तो इस तरह ही होंगी कि उसके अंदर भी ऑकुलर सिम्टम होंगे, बल्बर सिम्टम होंगे और सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे, बट कुछ चीजें डिफरेंट है। लाइक अर्ली ऑनसेट कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम जो है वो जल्दी प्रेजेंट करता है। फैमिली हिस्ट्री कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम जो है वो फेमिलियल, उसके अंदर कुछ इनहेरिटेंस डिफरेंट पैटर्न्स हैं। सो फैमिली हिस्ट्री आपको पॉजिटिव मिलेगी। उसके अंदर क्राइसिस टिपिकली कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम के अंदर नहीं मिलता आपको। मायसीनिया ग्रेविस या जुवेनाइल मायसीनिया ग्रेविस के अंदर क्राइसिस मिलता है, या ऑटोइम्यून मायसीनिया ग्रेविस के अंदर क्राइसिस मिलता है। जो कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम है वो ऑटोइम्यून फिनोमेना नहीं है, वो एक स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ लीजन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो स्टीराइड का, आईवीआईजी का, प्लेक्स का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। जबकि
माइसीनिया ग्रेविस दैट इज ऑटोइम्यून फिनोमेना या ऑटोइम्यून माइसीनिया, तो उसके अंदर प्लेक्सटीराइड, ट्राइमेथोक्सामिन और मैक्रोफेनोड, मोफिटिल, रुटुक्सीमैब, इन सब का रोल है, जबकि उसके अंदर इसका रोल नहीं है। इस तरह थाइमैक्टमी का रोल भी आपका ऑटोइम्यून या जुवेनाइल माइसीनिया ग्रेविस के अंदर है, कंजेनिटल माइसीनिया सिंड्रोम के अंदर नहीं है। सो आपने हिस्ट्री में ये चीजें पूछ लेनी है कि उसकी ऑनसेट किस एज पे हुआ था, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, कंजेनिटल माइसीनिया क्राइसिस में तो नहीं गया, और उसकी जो है वो रिस्पॉन्स टू इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हुआ है कि नहीं हुआ। इसकी बेस पे आपने देख लेना है कि आपके पेशेंट के अंदर जो माइसीनिया सिंड्रोम है, कंजेनिटल माइसीनिया सिंड्रोम है, या फिर ऑटोइम्यून जुवेनाइल माइसीनिया ग्रेविस है। तो इस चीज को आपने एस्टेब्लिश कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद आपने फिर जरा देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर जो माइसीनिया लाइक सिम्टम्स आ गए हैं, तो आपने उसके डिफरेंशियल्स को रूल आउट जरूर करना है। अगर तो हिस्ट्री शॉर्ट है तो उसके डिफरेंशियल कुछ और होंगे, अगर हिस्ट्री लॉन्ग है तो उसके डिफरेंशियल कुछ और होंगे। सबसे पहले हम बात कर लें शॉर्ट हिस्ट्री की। सपोज पेशेंट को हिस्ट्री जो है वो 1 मंथ से है या उससे कम है, तो उस सूरत में आपने उसकी कुछ चीजों को रूल आउट करना है, लाइक ब्रेन ट्यूमर। तो अब ब्रेन स्टेम का जो ट्यूमर है वो भी इस तरह प्रेजेंट कर सकता है, टोसिस के साथ, डिप्लोपिया के साथ, और डिस्फेजिया और डिसार्सिया के साथ। तो आपने से पूछ लेना है कि उसके अंदर हेडेक तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, टैक्सिया तो नहीं है। तो मतलब जो ब्रेन स्टेम के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो पूछ लेने हैं। तो अगर उसको अंदर हेडेक मिल रहा है, वॉमिटिंग मिल गई है, उसको जो है वो आपको कोई फोकल डेफिसिट कोई बॉडी का और मिल रहा है, ठीक है, तो उस वक्त में आपने फिर उसको जो है ब्रेन स्टेम ट्यूमर के लिए पूछना है। टीबीएम भी इस तरह प्रेजेंट कर सकता है। अगर ट्यूबरकुलोमा टीबीएम की वजह से बन रहा है तो वो भी फोकल डेफिसिट के साथ प्रेजेंट करता है। उसके अंदर आपको जो है वो जो टोसिस, डिप्लोपिया, ऑफ्थल्मोप्लीजिया, स्क्विंट, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो उसमें आपने उससे पूछ लेना है कि फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, कॉन्टैक्ट टीबी पॉजिटिव तो नहीं है, इस तरह वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट्स, ये सारी चीजें पूछ लेनी है। एक्यूट हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह हमारे जो स्ट्रोक है वो भी प्रेजेंट कर सकता है शॉर्ट हिस्ट्री के साथ। तो अगर स्ट्रोक के लिहाज से डेफिनेटली फोकल डिफेक्ट होगा, तो आपने उससे मजीद चीजें पूछ लेनी है कि उसकी बॉडी की किसी और एरिया की वीकनेस नहीं है, तो उसी में आपका स्ट्रोक भी आपके डिफरेंशियल के अंदर आ जाता है। जीबीएस, जिसका टिपिकल जो मिलर फिशर वेरिएंट है, वो टिपिकली आपकी जो है फेशियल वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, आपकी क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट लाइक ऑफ्थल्मोप्लीजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, स्पेशली एक्सटर्नल ऑफ्थल्मोप्लीजिया जिसमें अंदर मिलता है आपको। तो वो भी आपने सब एक्यूट हिस्ट्री के अंदर या एक्यूट हिस्ट्री के अंदर रखना है। डेफिनेटली जीबीएस जो है वो आपका 28 डेज तक तो एटलीस्ट प्रोग्रेस कर सकता है। सो वो भी आपका जीबीएस यानी मिलर फिशर वेरिएंट भी इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह जो है हमारा बोचुलिज्म, यानी अगर कोई इसकी कोई स्किन बोचुलिज्म है, या फिर आपका जो है वो लाइक कैंड फूड का यूज कर रहा है पेशेंट, तो उस में आपका बोचुलिज्म भी आपको इसी तरह प्रेजेंट कर सकता है। इस तरह आपका लंबर डेटेड माइसीनिया ग्रेविस आज तो ये अडल्ट की डिजीज है, तो वो भी इसी तरह प्रेजेंट कर सकता है माइसीनिया लाइक, बट उसके अंदर डेफिनेटली आपको कोई मिलिग्रेंसी की हिस्ट्री एसोसिएटेड मिलेगी, और ये अडल्ट के अंदर होता है। अगर पेशेंट की हिस्ट्री लंबी हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंशियल थोड़े चेंज हो जाएंगे। उसके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हमारी आ जाती हैं। इसके अंदर टिपिकली जो है वो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो वो भी माइसीनिया लाइक फीचर्स लाइक उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी टोसिस और फेशियल की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो भी आपकी, और बल्बर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो भी प्रेजेंट कर सकती है। इस तरह कंजेनिटल मायोपैथीज जो है वो भी प्रेजेंट कर सकती हैं विद टोसिस, ऑफ्थल्मोप्लीजिया, बल्बर सिम्टम और स्प्रेड सिम्टम के साथ, बट उनका ऑनसेट जल्दी होता है, वो बर्थ से ही उसके सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, या विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर भी आपके जो है वो स्पेशली कर्न-सायर सिंड्रोम जो है वो भी आपका ऑफ्थल्मोप्लीजिया और टोसिस का प्रेजेंट कर सकता है, बट डेफिनेटली वो भी जो है वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं। तो उसके अंदर आपको कोई कार्डियक लीजन, कोई टैक्सिया, कोई डायबिटीज मिलाइटिस, कोई ऑप्टिक एट्रोफी, कोई हियरिंग लॉस, तो इस तरह की चीजें आपको, न्यूरोपैथी, ये चीजें मिलेंगी। तो अगर ये चीजें मिलती हैं तो फिर आपने इनको भी अपने डिफरेंशियल में रखना है। Once you have established the patient as a myasthenia gravis, you have ruled out the differentials, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पेशेंट की एक्टिविटीज, डेली लिविंग को एस्टेब्लिश करना है। तो टिपिकली जो हमारा MG-ADL स्कोर है उसके ऊपर आपने लेकर चलना है कि पेशेंट की टोसिस कितनी सीवियर है, उसका ऑफ्थल्मोप्लीजिया कितना सीवियर है, उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो स्पीच है वो कितनी सीवियर है कि वो बच्चा बात नहीं कर पा रहा, बच्चा बोल तो रहा है बट उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, बच्चे की आवाज़ समझ आ रही है बट उसकी स्पीच मुकम्मल समझ नहीं आ रही। इस तरह अगर चोकिंग को देखें हम, तो उसको पेशेंट को जो है वो सॉलिड फूड से मसला हो रहा है, लिक्विड फूड से मसला होता है, चोकिंग बार बार हो रही है, पेशेंट एनजी फीड के ऊपर है। रिस्पिरेशन की बात करें तो पेशेंट को क्या रेस्ट पे ब्रेथलेसनेस है, एक्टिविटी पे ब्रेथलेसनेस है, या पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है। तो इसने हर चीज़ को ग्रेड कर लेना है। आपने पूछना है पेशेंट को कि वो बटन अपने बंद कर लेता है कि नहीं कर लेता, ब्रश कर लेता है कि नहीं कर लेता, कंघी कर लेता है कि नहीं कर लेता, चेयर से उठ जाता है कि नहीं उठ जाता, कितने डिस्टेंस तक खुद से चल लेता है, उसको व्हील चेयर तो जरूरत नहीं पड़ती। तो यार सारे सिम्टम पूछ के अपने पेशेंट की जो एक्टिविटीज डेली लिविंग है उसको एस्टेब्लिश करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो माइसीनिया ग्रेविस के अंडरलाइंग काज भी हो सकती हैं, लाइक SLE।
तो आपने SLE या कनेक्टिव डिसऑर्डर है उनके बारे में पूछना है, क्योंकि अगर उनको आप ट्रीट करोगे तो मैसीनिया के सिम्टम ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएंगे। तो आपने उससे पूछ लेना है कि पेशेंट के अंदर कोई फोटोसेंसिटिव रैश की हिस्ट्री तो नहीं है, एलोपेशिया तो नहीं है, ओरल नेजल अल्सर तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं बार बार हो रहा, या पेशेंट को जॉइंट पेन की हिस्ट्री तो नहीं है, कार्डाइटिस तो नहीं है, प्लूराइटिस तो नहीं है। तो ये सारे SLE के फीचर्स हैं जो आपने पूछ लेने हैं। इस तरह पेशेंट से आपने थायराइड का जरूर पूछना है। हशीमोटो थायराइडाइटिस, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, जिसमें अगर जब आप उस हशीमोटो थायराइडाइटिस को ट्रीट करोगे तो मैसीनिया भी आपको ट्रीट हो जाएगा। तो आपने उसके क्वेश्चन पूछ लेने हैं कि बच्चे के अंदर कोई भूख कैसी लग रही है, नींद कैसी है, उसको सर्दी गर्मी ज्यादा तो कम तो नहीं लग रही, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रह रही। तो अपने हाइपोथायराइड के सारे सिम्टम्स उससे पूछ लेने हैं। मैसीनिया ग्रेविस बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो जब भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आती है तो आपने बाकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में जरूर पूछना है। सो आपने उससे डायबिटीज मेलाइटिस, एडिसन डिजीज, खासतौर पर इन दोनों के क्वेश्चन जरूर पूछ लेने हैं। वाइटिलिगो का पूछ लेना है। तो कुछ आपने ऑटोइम्यून डिसीजेज के बारे में भी पूछना है आपने। नेक्स्ट आपने पूछना है कि पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपकी ब्लड के टेस्ट हो सकते हैं, इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, आपकी EMG एनालिसिस विद RNS हो सकती है, मसल बायोप्सी हो सकती है टू रूल आउट अदर काजेस। इस तरह पे कुछ आपके टेस्ट हैं, लाइक टेंसिलॉन टेस्ट है, या जो है आपका आइस पैक टेस्ट है, तो वो भी किए जा सकते हैं। तो आपने पूछ लेना है कि बच्चे की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है। इसके बाद आपने ट्रीटमेंट का पूछ लेना है कि बच्चे की ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट हुई है। तो उसके अंदर डेफिनेटली हमारी जो ड्रग्स है, लाइक पायरोस्टिकमीन है, डेल्टा कोटिल है, एजाथ्राइपरिन है, मैकोफेनोइड मोफिटेल है, और क्राइसिस में हमारी IVIG और प्लेक्स थेरेपी है, इस तरह रिटुक्सिमैब है, और आपका जो है थाइमेक्टमी है। तो उनकी चीज़ें पूछ लेनी है। आपने पूछनी है कि आपकी ट्रीटमेंट क्या क्या चल रही है, क्या ट्रीटमेंट दे चुके हैं, ट्रीटमेंट के फिर रिस्पॉन्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। तो डेफिनेटली हर ड्रग के आपको साइड इफेक्ट पता होना चाहिए, लाइक स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट क्या है, एजाथ्राइपरिन के साइड इफेक्ट क्या है, मैकोफेनोइड मोफिटेल के साइड इफेक्ट क्या है, इनके अंदर साइटोपिनिया होते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, रिटुक्सिमैब के साइड इफेक्ट क्या है, IVIG कब दिया था, उसकी वजह से पेशेंट को कोई सेप्टिक मेनिंजाइटिस, हेडेक, रैश, वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुए, प्लेक्स की वजह से पेशेंट को कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है। आपने पेशेंट से मैसीनिया क्राइसिस और कोलिनेजिक क्राइसिस के बारे में जरूर पूछना है। मैसीनिया क्राइसिस में क्या होगा कि पेशेंट की जो है वो एक टाइम एकदम वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स होती है, ठीक है, और कोलिनेजिक क्राइसिस भी वर्सनिंग ऑफ सिम्टम होती है, बट अगेंस्ट लाइक वीकनेस उसकी वर्स होती है, पेशेंट वो भी वेंटिलेटर पे जा सकता है, बट उसके अंदर कोलिनेजिक सिम्टम्स के साथ जो है वो मस्क्रीनिक सिम्टम आते हैं। मस्क्रीनिक सिम्टम का क्या होते हैं, डंबल्स की फॉर्म में, दैट इज डायरिया, यूरिनेशन, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, और आपकी जो है ये सारे सिम्टम जब आते हैं एंटीकोलिनर्जिक एक्सेस ऑफ बेसिकली कोलिनेस्टेज इनहिबिटर ड्रग्स, तो उस वक्त में आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस के सिम्टम मिलते हैं। तो आपने देखना है कि पेशेंट की वर्सनिंग क्यों हुई है, क्या वो कोलिनर्जिक क्राइसिस था या मैसीनिया क्राइसिस था, कितनी बार पेशेंट क्राइसिस में गया है और उसकी रीजन क्या थी। मैसीनिया क्राइसिस की रीजन जो है डिफरेंट, या तो ड्रग कंप्लायंस अच्छी नहीं है, या ड्रग आप एडिक्योर नहीं दे रहे, उसकी मेंटेनेंस थेरेपी में कोई मसला है, उसकी मेंटेनेंस थेरेपी में हमें एस्केलेशन की जरूरत है, या फिर यह कि पेशेंट ने कोई ऐसी कोई ड्रग्स यूज की हैं जो कि उसकी मैसीनिया को एक्सरबेट करती हैं, वो एनेस्थीसिया उसको दिया गया है, कोई सर्जरी परफॉर्म की है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजें मैसीनिया क्राइसिस से आ सकती हैं। इससे कोलिनर्जिक क्राइसिस की हम बात करें तो डेफिनेटली जो ओवरडोजेज ऑफ ड्रग है वो फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस की तरफ पेशेंट को लेके जा सकती है। इसके बाद आपने पेशेंट से डेफिनेटली उसकी जो है वो डिजीज का नॉलेज पूछना है कि ये डिजीज क्या है, क्या ये डिजीज फॉर लाइफ है या कभी ठीक भी हो सकती है, क्या पेशेंट को मैसीनिया क्राइसिस का सिम्टम पता है कि नहीं पता, क्या पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस का सिम्टम पता है कि नहीं पता, क्या पेशेंट को जो है वो पता है कि कौन सी ड्रग उसने इसमें दौरान अवॉइड करनी है, लाइक हमारी जो सारी फ्लोरोक्विनोलोन है, माइक्रोलाइड्स हैं, हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, इस तरह बीटा ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मैग्नीशियम है, और हमारी जो एनेस्थीसिया की जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, तो इनको हमने अवॉइड करना है। तो क्या पेशेंट को इन चीज़ों को पता है, क्या पेशेंट को पता है कि कौन सी चीज़ें इसके जो है वो इसको एग्जैसरबेट कर सकती हैं, लाइक इन्फेक्शंस वगैरह। तो इस चीज़ का पेशेंट को पता है। थाइमेक्टिव के बारे में पेशेंट का नॉलेज कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपने उससे पूछ लेनी है कि उसका नॉलेज डिजीज के बारे में कितना है। आपने पेशेंट से हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट जो है वो परसिस्टेंटली इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के ऊपर होता है। तो आपने पूछा है कि पेशेंट को जो है वो एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लग रही कि नहीं लग रही, क्या EPA वैक्सीनेशन उसकी पूरी है या नहीं पूरी। तो इन चीज़ों के बारे में आपने पूछ लेना है। आपने उससे फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछनी है। फैमिली हिस्ट्री मैंने पहले बताया था कि कंजेनिटल मैसीनिया सिंड्रोम के लिहाज से आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैसीनिया ग्रेविस के जो पेशेंट यूजुअली बड़े होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, तो आपने पेशेंट से जरूर बात करनी है। उससे पूछना है कि डिजीज का, ड्रग्स का, ट्रीटमेंट का उसकी साइकोलॉजिकल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एट द एंड आपने उस डेफिनेटली पेरेंट्स से भी पूछ लेना है कि इस डिजीज का इम्पैक्ट क्या है सोशली, इकोनॉमिकली, और पेशेंट की अपनी जो फंक्शनिंग है, जो इसकी एजुकेशन है, उसको स्कूल मिस तो नहीं कर पा रहा, स्कूल जाने में मसला तो नहीं होता, या उसकी डेली जो एक्टिविटीज है उसमें कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जरूर आपने पूछना है। और पेरेंट्स बच्चे से भी जरूर इंटरेक्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछता है कि आपने बच्चे से तो बात ही नहीं की, उसकी जो आपकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डिजीज का पड़ रहा है वो तो आपने उससे पूछा नहीं है। तो ये आपने जरूर उससे पूछना है। और आपने डेफिनेटली
जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा तो उस पेशेंट के जो है मल्टीपल एडमिशंस होंगे, तो आपने पूछ लेना है कि मल्टीपल एडमिशंस क्यों हुए थे, उस टाइम कंप्लायंस कैसी थी, फॉलोअप कैसा था, क्या उसकी मेंटेनेंस थेरेपी बच्चा ले रहा था नहीं ले रहा था, किस मेंटेनेंस थेरेपी पे था, और जब उसको फ्लेयर हुआ था, क्राइसिस हुआ था या जो भी चीज़ हुई थी, तो उस दौरान बच्चे के जो है वो पेशेंट के कैसे मैनेजमेंट की गई थी, उसकी जो वो जो एक्यूट थेरेपी थी, इसको हम कहते हैं कि पेशेंट की जो है वो एस्केलेशन थेरेपी है वो क्या की गई थी, और उसके बाद जो है वो उसकी डिजीज की जो मेंटेनेंस थेरेपी है वो एस्केलेट की गई थी या नहीं की गई थी, और थ्रू आउट ट्रीटमेंट उसकी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उससे क्या साइड इफेक्ट्स आए थे। तो ये सारी आपने पूछ लेनी है, मतलब आपने ओवरऑल उसकी डिजीज का टाइम लाइन बनानी है कि ये इसका फ्लेयर हुआ था, यहाँ पे क्राइसिस में गया था, यहाँ पे कोलिनर्जिक क्राइसिस में गया था, इनकी रीजन क्या थी, और उस एपिसोड में ट्रीटमेंट क्या दिया गया था, कितनी ड्यूरेशन का एडमिशन था, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई थी, कोई सिक्वेला तो नहीं रह गया था। तो ये सारी चीज़ों को आपने देख लेना है, और एग्जामिनर को ये आपने सारा बताना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेटा समराइज योर केस। जब आप समराइज करोगे तो आपको उसको इंटरवल वाइज बताओगे कि पेशेंट यहाँ पे डायग्नोज हुआ, इतने इसको रिलैप्सेस हुए, इतनी इस मेंटेनेंस ड्रग पे गया था, इस मेंटेनेंस ड्रग से ये साइड इफेक्ट आए थे, अभी इस मेंटेनेंस ड्रग पे है, अभी मेरा प्लान क्या है कि मैंने इसको एस्केलेट करना है या उस पर रखना है, और आपने उसका रीजन बताना है कि चूंकि इस मेंटेनेंस थेरेपी के ऊपर बच्चा ठीक नहीं है तो मैं इसको एस्केलेट करूंगा, क्यों करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये भी बताना चाहिए कि जो सीनियर के जो डिफरेंट ड्रग्स हैं लाइक एजाथाइप्रिन, मैक्लोफेनोड, मोफिटेल, ट्रुक्सीमैब, आईवीआईजी कितना टाइम लेती हैं जब आप स्टार्ट करते हैं, और जब ये इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है तो कितना टाइम होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली स्टीराइड्स जो है वो विद इन वीक आना शुरू हो जाते हैं, मैक्लोफेनोड, मोफिटेल और एजाथाइप्रिन जो है वो मंथ्स लेती हैं आपको अपना एक्शन स्टार्ट करने में, तो उस टाइम हम उनको स्टीराइड के साथ कवर करते हैं। आईवीआईजी प्लेक्स वगैरह जो है ये आपके बहुत रैपिड होती हैं, और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो है आपने जब मैसीनिया क्राइसिस आपके पेशेंट के अंदर होता है तो आपने उसको मिथाइल प्रेडिसोल की पल्स थेरेपी क्यों नहीं देते। तो डेफिनेटली जो पल्स थेरेपी है वो आपकी डिजीज को वर्स करती है, आपके मसल फंक्शन को मजीद वर्स करती है, तो इसलिए हम इसको जो है वो पल्स थेरेपी नहीं देते। हम जब बच्चा क्राइसिस में जाता है तो हम उसको इधर आईवीआईजी देते हैं या फिर हम उसको प्लेक्स थेरेपी देते हैं। ये कुछ ओवरव्यू था आपकी मैसीनिया ग्रेविस का। तो डेफिनेटली आप अगर इस पैटर्न पे हिस्ट्री लेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप इजीली इसको जो है वो पास कर लेंगे। थैंक यू।